हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर इंग्लिश ग्रामर फर्स्ट लेक्चर। आज हम इंग्लिश ग्रामर का पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जो है इंग्लिश को एकदम बेसिक से एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे। इंग्लिश शुरू कहाँ से होती है वहाँ से हमारा चलेगा, ठीक है। कोई भी भाषा होती है, इंग्लिश आप पहले ये समझिए कि इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है। तो किसी भी भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? एकदम शुरू से। एकदम शुरू में वर्ड होते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं? जिसको कि हम लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर। जो लेटर कहलाते हैं। इंग्लिश भाषा की शुरुआत हम लेटर से कहते हैं, लेटर से करते हैं और लेटर से मिलके अल्फ़ाबेट बनाते हैं। लेटर का क्रमबद्ध जब हम एकदम सिस्टमेटिक वे में लेटर को अरेंज कर देते हैं उस वो क्या कहलाता है? हमारा अल्फ़ाबेट। सिस्टमेटिक वे में लेटर को अरेंज करना अल्फ़ाबेट कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट कहलाता है। और उसके बाद क्या होता है? अल्फ़ाबेट तो बन गया, अल्फ़ाबेट के जस्ट बाद हमारा आता है वर्ड। अल्फ़ाबेट जब मिलता है उसके अल्फ़ाबेटों के मिलने से वर्ड बना करते हैं। अल्फ़ाबेट्स के मिलने से वर्ड बना करते हैं। वर्ड जो होते हैं कभी कभी मीनिंगफुल वर्ड होता है, कभी ऐसा वर्ड होता है मीनिंगलेस वर्ड। जो मीनिंगलेस वर्ड है वो हमारे जो सिलेबस है, हमारा जो पढ़ना है उससे बाहर है, पर मीनिंगफुल वर्ड हमारा कार्य क्षेत्र है। मतलब मीनिंगफुल वर्ड को हम पढ़ेंगे, यहाँ से हम सीखेंगे। इंग्लिश में अगर हम मान्यता देते हैं तो बस मीनिंगफुल वर्ड को देते हैं और मीनिंगलेस वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है। बनने को तो कुछ ही बन सकता है, ठीक है। फिर मीनिंगफुल वर्ड बनने के बाद आती है बारी फ्रेज की। किसकी आती है? फ्रेज की। फिर बन जाता है फ्रेज। फ्रेज कई टाइप के होते हैं, हम आपको आगे चल के बताएंगे, पर अभी आप इतना समझिए। फ्रेज जो होता है एक बड़े से सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता है। फ्रेज क्या होता है? बड़े से सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा जो कि उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने में या किसी सेंटेंस के बारे में बताने में हमारी मदद करता है, वह कहलाता है फ्रेज। दैट इज कॉल्ड फ्रेज, ओके। और फ्रेज के बाद आता है क्लॉज। फ्रेज के बाद क्लॉज आता है। अब क्या होता है? क्लॉज क्या है? फ्रेज जो है एक छोटा पार्ट है, क्लॉज एक सेंटेंस का बड़ा पार्ट है। कभी कभी एक पूरा सेंटेंस ही क्लॉज में ख़त्म हो जाता है, कभी कभी दो क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बनाता है। क्लॉज आप ऐसे समझिए एक सेंटेंस का आधा हिस्सा, एक सेंटेंस का आधा हिस्सा क्लॉज होता है। क्लॉज कभी कभी अपने अर्थ में पूर्ण होता है, कभी कभी वो पूरी मीनिंग दे देता है और कभी कभी वो आधी मीनिंग ही दिया करता है। यानी कि वो सब्जेक्ट के बारे में या उस सेंटेंस के बारे में कुछ जानकारी आपको देता है, वह क्लॉज होता है। क्लॉज का भी विस्तृत वर्णन हम आगे करेंगे। फिर आता है सेंटेंस। उसके बाद बनता है सेंटेंस, वही सेंटेंस जो आज तक हम लोग सीखते आए हैं, बनाते आए हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है? अपनी मीनिंग में पूर्ण होता है सेंटेंस। ये जो क्लॉज है और ये जो फ्रेज है ये सब क्या है? सेंटेंस का एक हिस्सा था। ये सब सेंटेंस का एक हिस्सा है, पर ये जो सेंटेंस है ये हमारा जो क्या बोलते हैं उसको किंग है। ये हमारा किंग है। सब इसी के पीछे सारा लड़ाई झगड़ा या जो भी कह लो सब है सेंटेंस, ठीक। अब सेंटेंस तो है, पर सेंटेंस क्या करता है? सेंटेंस मिलके बनाता है पैराग्राफ। सेंटेंस मिलके क्या बनाया करता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ जैसे कि आप जानते हैं, दो तीन सेंटेंस को मिला दो बस पैराग्राफ बन के तैयार, ठीक है। दो तीन सेंटेंस को मिलाकर बना दिया हमने तो हमारा पैराग्राफ तैयार हो जाता है। पर मेन फोकस जो सेंटेंस, ये सेंटेंस की फॉर्मेशन में एक बात का बहुत ध्यान रखा जाता है। जिस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सभी ने सीखे हैं, शुरू से सीखे, बट अभी हम इसको बहुत डीप में आगे लेके जाने वाले हैं। इतना समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक तो हमें सेंटेंस बनाना आता हो, सेंटेंस के बाद अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया ना, समझो हमारी इंग्लिश अच्छे लेवल की इंग्लिश है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? देखिए, एक तो अभी हमने आपको क्लॉज के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? क्लॉज के बारे में बताया था, ओके। तो क्लॉज में क्या था? क्लॉज जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। क्लॉज किससे मिलके बनता है? सेंटेंस भी ऐसे ही बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। क्लॉज भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलके बनता है। क्लॉज कभी कभी अपने आप में क्या होता है? पूरा सेंटेंस होता है, कभी कभी सेंटेंस का आधा हिस्सा हुआ करता है। क्लॉज कभी कभी पूरा सेंटेंस और कभी कभी आधा हिस्सा होता है। और क्लॉज में हमें सब्जेक्ट मिलता है और प्रेडिकेट मिलता है, ठीक। ये क्या है? इनके बारे में हम अभी जस्ट बात करने वाले हैं, ओके। देखते हैं प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट जो है,
प्रेडिकेट मिलके बनता है वर्ब और ऑब्जेक्ट से। प्रेडिकेट किससे मिलकर बनता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट से। किससे मिलकर बनता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब आप जानते हैं जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है या मेन वर्ब रहती है। वर्ब दो टाइप की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब रहती है। तो ये दोनों टाइप की वर्ब और एक ऑब्जेक्ट है, ये सब जिस पार्ट में वो प्रेडिकेट है। हम आपको सिंपल सा मेथड बताते हैं। एक कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको, आपको पूछा जाएगा इसमें से प्रेडिकेट क्या, या प्रेडिकेट वाले पार्ट को निकाल के बाहर करिए, ठीक है। आप बस सब्जेक्ट को हटा देना, कोई भी एक सेंटेंस में किसी भी एक क्लॉज में सब्जेक्ट को हटा दो बस, बाकी जो बचा सब प्रेडिकेट, बाकी जो बचा सब प्रेडिकेट है। ओके, अब देखो इसी प्रेडिकेट का हिस्सा होता है कॉम्प्लीमेंट। देखो वर्ब और ऑब्जेक्ट तो होता ही है, ये प्रेडिकेट का जो बोलते हैं ना इसेंशियल पार्ट है। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट को होना मस्ट है, ये दोनों नहीं है तो प्रेडिकेट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इनका तो होना बहुत ज़रूरी है, सब वर्ब हो ऑब्जेक्ट हो। साथ साथ में सेंटेंस को बड़ा करने के लिए या सेंटेंस की पूरी जानकारी देने के लिए हमको यूज करना होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, एक वर्ब का एक ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। देखो अगर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी क्या होती है? पूरक। मतलब जो किसी शब्द के अर्थ को पूरा करे वो दैट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जैसे नाउन के साथ हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, इसका मतलब हमने नाउन के अर्थ को पूरा किया है। वर्ब के साथ लगाया तो वर्ब के अर्थ को पूरा किया, ऑब्जेक्ट के साथ लगाया तो ऑब्जेक्ट के साथ पूरा किया। हमको नाउन का ऑब्जेक्ट का दो का कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है, वो आगे चल के, अभी नहीं पढ़ना, बट समझना है, ये टर्म समझनी है कि ये होती क्या चीज़ है। ओके, फिर एक चीज़ आ रही है यहाँ लिखी एडजंक्ट। क्या लिखा? एडजंक्ट। एडजंक्ट क्या है? एडजंक्ट जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट के टाइप का ही होता है, बट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। एडजंक्ट किसी सेंटेंस का एक हिस्सा, पर ऐसा हिस्सा जिसको लगाने से या हटाने से उस सेंटेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। कैसा? कि जो कि एक जिसको बोलते हैं वैकल्पिक, ऑप्शनल हिस्सा होता है किसी सेंटेंस का, जिसको अगर हम हटा देते हैं या उसको लगा भी देते हैं तो उससे सब्जेक्ट के मीनिंग पे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी सब्जेक्ट का अर्थ तो पूरा निकल आता है, भले ही उससे एक्स्ट्रा नॉलेज हमको ना मिल पाए, पर सब्जेक्ट का अर्थ पूरा निकलता है, दैट इज एडजंक्ट। ओके, आगे देखते हैं एडजंक्ट के बाद वाला हिस्सा। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, एडजंक्ट हुआ। अब देखें डिटरमाइनर्स, उसके बाद हम सीखेंगे डिटरमाइनर। ये आज के लेक्चर में हम बस टर्म्स को जानने की है कि आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है, और जस्ट ये जैसे हमने लिखे हैं वैसे ही आपको लिखना, और इसके आगे ऐसे लिखा के हिंदी में अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ताकि आपको समझ में आए ये आखिर है क्या। बाद में, अभी तो समझ में आ रहा होगा, बाद में जाके आपको समझ में नहीं आएगा। कभी आप अपनी कॉपी खोल के देखेंगे तो नोट्स को प्रॉपरली बनाइए। ये वर्ब लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, प्रेडिकेट लिखिए, और जो हमने बताया है कि क्या क्या होता है उसका ये शॉर्ट ट्रिक या जो भी बताएं उसको आप नोट करके वहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत आसानी होगी। फिर आता है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर होता है हमारा ये जो लिखा है ना, बड़ा बड़ा मोटा मोटा, क्या लिखा है? ए एन और द। क्या लिखा है? ए एन और द, दैट इज डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स हमारे ए एन और द डिटरमाइनर्स है। इनका यूज़ आप जानते ही होंगे, लेकिन इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर बनता है प्रॉपर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, एसएससी में, सीडीएस में और एमटीएस में, सारे एग्जाम्स में, जहाँ जहाँ भी इंग्लिश आती है सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उसके बारे में इत्मीनान से बात करेंगे आगे चल के। ओके, अब देखते हैं फ्रिज। फिर आता है फ्रिज। क्या होता है? फ्रिज। फ्रिज क्या है? नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ऑब्जेक्ट फ्रेज। ये फ्रेज की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है। वर्ब, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज और और ऑब्जेक्ट का फ्रेज। कौन सा? नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज और ऑब्जेक्ट का फ्रेज। तो नाउन का फ्रेज क्या है? जो नाउन के साथ जो हिस्सा जुड़ा होता है। फ्रेज कई टाइप के होते हैं, फ्रेज एक छोटा सा ही हिस्सा होता है। आगे चल के हम लोग सीखेंगे फ्रेज के एग्जाम्पल से कि ये क्या चीज़ है। बट ये समझिए, जो चीज़ नाउन के साथ लगी हो वो चीज़ नाउन फ्रेज, जो चीज़ वर्ब के साथ लगी हो दैट इज़ वर्ब फ्रेज, जो चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ लगी हो वो ऑब्जेक्ट का फ्रेज है। फ्रेज ऐसे समझिए कि कुछ दोस्त हैं जो हमेशा साथ रहा करते हैं, या हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साथ ही रहेंगी, ठीक है, हमेशा साथ रहती हैं,
वो होते हैं फ्रेज। तो नाउन के साथ जो हमेशा रहे दैट इज नाउन फ्रेज। जो नाउन का साथ नहीं छोड़ता, नाउन जहाँ जहाँ जाएगा उसके साथ साथ लगा रहेगा नाउन फ्रेज। जो वर्ब के साथ रहे वो वर्ब फ्रेज, और जो ऑब्जेक्ट के साथ रहे वो ऑब्जेक्ट का फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, हाँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? अभी आपको हम सेंटेंस और पैरा का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। सेंटेंस सामने लिखा है राजा भोज बाजे किंग। राजा भोज कौन था? एक राजा था। ओके, तो ये तो एक सेंटेंस हुआ, पर इसी सेंटेंस के साथ हमने देखिए 2-3 सेंटेंस को और मिला के लंबा सा कर दिया, उसके बारे में और जानकारी ऐड करते गए, दैट इज पैरा। वो क्या कहलाया? पैरा कहलाया। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया? अब क्या करना है आपको? अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और भी पढ़ने वाले हैं, पर आपके लिए एक काम है, आपको अपनी नोटबुक लेनी है, कोई भी नोटबुक। ओके, कोई भी नोटबुक लो और क्या करो, जस्ट टेक एनी नोटबुक एंड रीड अबाउट नाउन। आपको नाउन के बारे में पढ़ना, वहाँ पे जो कुछ भी लिखना है, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना, कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना, जस्ट एक रीडिंग डालनी, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज या बनी रहे। आपको पहले से ही नाउन के बारे में बहुत कुछ पता होगा, पर आपके रिवीजन में नहीं होगा। आप बस एक बार ही नाउन को रीड करिए। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में नाउन को वेरी वेल तरीके से कवर करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए कंप्लीट होता है। गुड बाय, कीप लर्निंग, और खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए। आपका सिलेक्शन फिक्स है। बस आपको एक चीज़ की दरकार है, एक चीज़ की ज़रूरत है, और वह है कंटिन्यूटी। आप डेली पढ़िए, रोज़ का टारगेट बनाइए और उसको पूरा करिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।